हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। ये क्लास एचपी सेट 2026 के लिए होने वाला स्टूडेंट, और इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2। और पेपर 2 अगर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी 2018 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो सभी के पार्ट्स आपने देखना है, आपको आइडिया होगा, और उसी के दौरान आपने उसी के जैसे आपने क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी स्टूडेंट, अगर आप एचपी सेट को क्रैक करना चाहते हैं तो सिविल स्टाफ पर कोर्सेज अवेलेबल है। यस स्टूडेंट, चाहे पेपर 1 या पेपर 2, लेकिन पेपर 2 के लिए कुछ ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने इसमें आप बाय कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है अभी। ओके स्टूडेंट, और जनरल पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ जनरल पेपर 1 मींस पेपर 1 को भी बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाकर बाय कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और ये पार्ट्स में आएंगे तो सारे पार्ट्स आपने देखना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि बैंडवेगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, और ये जो था ये नया इफेक्ट था। हाँ स्टूडेंट, ये ना नया इफेक्ट था, लेकिन इसको भी हम जान लेंगे। बैंडवेगन इफेक्ट आप सबको पता ही है क्या होता है, कि हम दूसरों के देख के हम अपनी जो एक्टिविटीज करते हैं, मतलब कि हमारे पास क्या है ये नहीं देखते हैं, दूसरों के पास क्या है ये देखते हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर जो है वो बाय करता है, जैसे कि अदर सोशल ग्रुप में बाय करते हैं वैसे वो बिहेव करता है, वो होता है। स्नोब इफेक्ट होता है यूनिकनेस, जब वो अपने पूरे सोशल ग्रुप में अपने आप को यूनिक बनाना चाहता है, यूनिकनेस, यूनिक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट जो होता है, ये प्राइस मतलब कि अगर हम देखें तो प्राइस इसका हाई होगा तो भी लोग बाय करते हैं। लग्जीरियस, इसको कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन बोला जाता है, लग्जीरियस गुड्स का कंजम्पशन बोला जाता है, ये होता है। और ये वाला इफेक्ट क्या होता है, इसको मैं आपको बताती हूँ, कि हमें जब लगता है कि हमें ना बहुत रिटर्न आएगा और हम बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर देते हैं। अननेसेसरी, अब होता क्या है कि सरकार बोलती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा होगा, और फिर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, और ज्यादा होप में कि हमें ज्यादा रिटर्न होगा, तो उसी को हम बोलते हैं एवर्ट जॉनसन इफेक्ट। ओके, ये होता है। यहाँ पर ना मैंने सब कुछ लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। वेन वेगन इफेक्ट क्या होता है, स्नोब यूनिक वैल्यू होता है, वेबलन कॉस्ट कंजम्पशन लग्जीरियस होता है, और ये देखो overuse, over investment in capital by the firm, the rate of return regulation। जब सरकार की रेट ऑफ रिटर्न की रेगुलेशन जो होती हैं सही होती हैं, तो हम ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसी को हम एवरेज जॉनसन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैच करना है और फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो इसको मैच कर दूं, तो वेन वेगन इफेक्ट जो होगा वो होगा ये, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी तो आपको एक भी चीज आता है ना तो आंसर आपको आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, कॉस्ट फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, ऑप्टिमेलिटी इक्वेशन, ये ना पेरेटो ऑप्टिमल से आया है, जो कि उन्होंने मेक्स प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात करी थी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो ये हो गया, कॉस्ट फंक्शन की बात करें तो ये हो गया, ऑप्टिमेलिटी इक्वेशन की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा सी का, मतलब कि ए का अगर हम देखें तो थर्ड होगा, ए का थर्ड होगा। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ सी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, तो इसको मैच करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ देख लो, यहाँ आईएस कर्व शो, आईएस जो होता है वो क्या होता है, एलएम क्या होता है, आईएस, ये भी सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। तो आईएस जो हम देखें इन्वेस्टमेंट सेविंग क्या होता है स्टूडेंट, तो ये गुड मार्केट के बारे में बताता है ना, और एलएम जो होता है वो आपको मनी मार्केट
मार्केट के बारे में बताता है और सिंपल सा ये क्वेश्चन आया हुआ है। आईएस कर्व शिफ्ट होगा राइट। जब हम एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो ऑटोनॉमस हो या गवर्नमेंट के द्वारा हो, तो आईएस हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होता है। जब इन्वेस्टमेंट को हम कम कर देते हैं तो हमारा जो आईएस होता है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो आईएस मीन्स गुड मार्केट, मतलब फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट इन में है तो इसको एलिमिनेट कर दो, एक एक देखो यहाँ पर एलिमिनेट कर दो। तो एलएम जो होगा हमारा सेकंड होगा, तो सेकंड इसमें भी है। ओके, यहाँ पर इन्होंने मतलब कि लगाया है ऑप्शन में दिमाग। आईएस जो है शिफ्ट कब होगा, जब इंक्रीज करोगे, तो थर्ड होना चाहिए। तो यस, आंसर सी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके, एक मिनट, हैंग हो गया। ठीक है, इसी आंसर हो गया। फिर आया है ये स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी से आया है। सिंपल रैंडम सैंपल क्या होता है, रैंडमली आप चूज करते हो। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से करते हो, और इसमें याद रखना एवरी nth यूनिट आएगा। तो ये है कोटा सैम्पलिंग की बात करें तो हम ग्रुप बनाते हैं और ये नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। स्टेटिफाइड में हम स्टेटा बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और उसमें से एक एक पर्सन को हम चूज करते हैं, तो वो स्टेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगी। क्लस्टर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो होगा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम ऑफ ऑल ट्रायल, मतलब फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ इसमें है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया ये क्या है। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, टाइप 1 एरर, ये भी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया है। टाइप 2 एरर है, एड्स करेक्शन है, डार्विन वाटसन। ये आपका इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन है। तो टाइप 1 कब होगा, जब हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस। मतलब जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो टाइप 1 हो जाएगा। टाइप 2 क्या हो जाएगा आपका, जब एक्सेप्ट करेंगे हम नल हाइपोथेसिस को। ये क्या होगा आपका, काई स्क्वायर होगा, डार्विन वाटसन। डार्विन वाटसन जब ऑटो कोरिलेशन हो जाता है आपके इक्वेशन में, ऑटो कोरिलेशन हो जाता है, तो वहां पर हम डार्विन वाटसन मेथड को यूज करते हैं। तो ये ऑटो कोरिलेशन मतलब कि डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट। तो रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टिंग द, ये सब टाइप 1 टाइप 2 बहुत अच्छे से करके जाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखें तो ये मैथ से, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, जब हम ए ट्रांसफॉर्म ए करते हैं तो आई आता है, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होता है। नील पोटेंट क्या होता है स्टूडेंट, नील मतलब सेकंड हो जाएगा आपका। सिमेट्रिकल मैट्रिसेस क्या होता है, ए के मतलब कोई भी पावर हो सकता है, वो इक्वल टू ओ हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल क्या होगा, ए ट्रांसफॉर्म अगर हम करेंगे तो ए आ जाता है, तो सिमेट्रिकल होता है। आई डेम्पोटेंट क्या होता है, ए स्क्वायर करोगे, ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस करोगे, ए कोई भी हो सकता है, तो उसका जब आंसर ए ही आता है तो वो हो जाएगा आई डेम्पोटेंट। तो आंसर देखो यहाँ पर मैच मैंने कर दिया है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, ये है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरम से। लिबस्की थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट, कि एक फैक्टर को इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है। मेजलर इफेक्ट क्या होता है, कि टैरिफ लगाने से आपके जो है डोमेस्टिक प्राइस पर क्या इफेक्ट हुआ है। स्टॉपलर सैमुअल्सन जो होता है वो बताता है टैरिफ का जो फैक्टर प्राइसेस पर क्या इफेक्ट, मतलब जब टैरिफ लगाते हैं तो फैक्टर प्राइसेस पर क्या इफेक्ट होता है। मिसराइजिंग ग्रोथ जो होता है वो जगदीश भगवती जी के द्वारा दिया गया है। ये बताते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन टर्म ऑफ ट्रेड। तो रेबस्की जो होगा इफेक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड, तो मतलब ये आंसर हो जाएगा। मेजलर इफेक्ट आपका, मेजलर इफेक्ट हो जाएगा डोमेस्टिक प्राइस, टॉपलर सैमुअल्सन फैक्टर प्राइस, और एमसराइजिंग ग्रोथ क्या हो जाएगा फोर्थ। तो ये फोर्थ है, और फिर रेबस्की का सेकंड होगा। ओके,
फिर स्टॉपलर सैमुअल्सन यहाँ पर देख लेता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर किया। सेकंड हो जाएगा मेजलर, थर्ड होगा डोमेस्टिक प्राइस, स्टॉपलर फैक्टर प्राइस, और एमएसराइजिंग ग्रोथ जो होगा ग्रोथ का टर्म ऑफ ट्रेड पर भी इन्होंने बात करी थी। और ये जो है ये वर्ड, ये थ्योरी जो कंसेप्ट दिया था वो जगदीश भगवती जी के द्वारा दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन आया है, डीवैल्यूएशन। जब अथॉरिटी के द्वारा जो करेंसी होती है डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू कम कर दिया जाता है उसको डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो होता है मार्केट फोर्सेस से जो डोमेस्टिक प्राइस है वो कम हो जाता है, जिसको आजकल हो रहा है। डिफ्लेशन क्या होगा, डिफ्लेशन जब प्राइस कम हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है होम करेंसी, ओके। फिर एक्सचेंज कंट्रोल, जब हम कंट्रोल करते हैं, जब सरकार कंट्रोल करता है जो एक करेंसी के कंपैरिजन दूसरे करेंसी को हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, जब कंट्रोल कर देता है उसको एक्सचेंज कंट्रोल बोलते हैं। तो डीवैल्यूएशन क्या होगा, ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल करेंसी, है ना, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। डेप्रिसिएशन क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और डिफ्लेशन हो जाएगा आपका होम करेंसी एक्सचेंज हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज राशनिंग, ठीक है यहाँ पर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, वॉलेंट्री एक्सचेंज रेट, मतलब ये थ्योरी में दिया हुआ है स्टूडेंट। अगर मतलब कि अगर हम देखें तो क्लास में जब मैं आपको करवाऊंगी तो क्लास में ना आपको बिल्कुल कुछ ऐसी चीजें होंगी, मतलब थ्योरीज हो गया, इस थ्योरी किसने दिया है, ये तो आपको लिस्ट ऑफ आपको मिल जाएगा। उससे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे एबिलिटी पे थ्योरी किसने दिया है, ऑप्टिमल कमोडिटी टैक्सेशन किसने दिया है, तो ये तो आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, उसको आप आराम से कर लो, उससे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो वॉलेंट्री एक्सचेंज अप्रोच ये बेनिफिट प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट। एबिलिटी टू पे जो है इक्वल सेक्रीफाइस प्रिंसिपल होता है। जो टॉकिंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑफ लेजर है ये इनके द्वारा दिया गया है, ये नया आया था स्टूडेंट। ऑप्टिमल कमोडिटी टैक्सेशन जो है वो रैमसे रूल के, ये नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो आंसर जो होगा पहले का फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि ये साथ का साथ ही था, ऐसे भी ऑप्शंस देखो दे देते हैं। नेक्स्ट, ये आपको बेस प्राइस, अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि आपको जीडीपी का तो पता है 2011-12 है, सीपीआई को आपको पता है 2012 होता है, निफ्टी बाद में आया है और जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले आया, तो ऐसे आप इसको कर सकते थे। तो ये थर्ड हो जाएगा, निफ्टी जो है ये फोर्थ हो जाएगा, तो इसमें से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपकी डेवलपमेंट से थ्योरी, तो मैंने आपको बोला ना एक लिस्ट ऑफ आपको डेवलपमेंट की थ्योरीज या नॉर्मली इकोनॉमिस्ट ने किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी दिया है ये आपको दिया जाएगा। देखो ए जो है रोडेस्टेन रोडा, इन्होंने बिग पुश थ्योरी दिया है, कहते एक बार बिल्कुल पुश करो इकोनॉमी को, अगर एक बार से बिल्कुल एकदम से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है, तो बिग पुश थ्योरी इन्होंने दिया है। नेल्सन की थ्योरी लॉ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम क्रेप है स्टूडेंट, नक्से की है विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी, लेवेंस्टीन की थ्योरी है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। तो अगर हम देखें रोडेस्टिन रोडान बिग पुश, नेल्सन फर्स्ट हो जाएगा, नक्से जो होंगी विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। डिमांड साइड और सप्लाई साइड इन्होंने दिया है। फिर देखो नोटेस्टिंग, इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन की बात करी है। एडविन कैनन इनकी, अच्छा ये पॉपुलेशन की थ्योरी से है, एनवायरमेंटल जो इकोनॉमिक्स है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। एडविन कैनन इन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात करी है। बुचानन की बात करें तो इन्होंने स्टूडेंट क्लब गुड्स के बारे में बात करी है। क्लब गुड हम बोलते हैं पब्लिक गुड, क्लब गुड्स ये है, कॉमन गुड्स वो वाला चीज है। जोसेफ स्टिगलर जो है वो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में आप थोड़ा सा बताऊं तो जहां पर ना ही बायर को और ना ही सेलर को पता होता है कि इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब एक को ज्यादा और एक को कम नहीं, दोनों को इंफॉर्मेशन, अच्छा असिमेट्रिक मतलब कि एक को ज्यादा और एक को कम इंफॉर्मेशन होता है तो उसको असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये वाला जोसेफ स्टिगलर ने दिया है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिडोनिक प्राइस मेथड, हिडोनिक प्राइस मेथड जो होता है वो हाउसिंग प्राइस। नॉर्मली क्या होता है जब हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो नॉर्मली ना प्राइस डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। डिमांड सप्लाई मिला और प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड किया। इन केस ऑफ एनवायरमेंट आप प्राइस को ना डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने गुड्स की कितनी प्राइस होगी, है ना, क्योंकि उसमें क्वालिटी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर शूडो प्राइस, शूडो हम जो है प्राइस क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है हिडोनिक प्राइस मेथड इसको यूज किया जाता है। बहुत आता है ये क्वेश्चन। ट्रेवल कॉस्ट मेथड, आपको लगता है कि जब हम ट्रेवल करते हैं तो सिर्फ ट्रेवल का कॉस्ट लिखा होता है। नो स्टूडेंट, आप ट्रेवल करने जाते हैं और जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ एनवायरमेंट को आप पोल्यूट करेंगे, उसका कॉस्ट भी इंक्लूड होता है आपके ट्रेवल के प्राइस में। तो इसको ही ट्रेवल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, ये सर्वे मेथड है जहाँ पर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे मेथड। प्रोडक्शन फैक्टर प्राइस, नेचुरल रिसोर्सेज एज अ प्रोडक्शन फैक्टर होता है। तो ये है डी का आंसर। तो ये आप इसको मैच कर लेना, तो यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, फिर है अब यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है, तो आपको स्कीम्स भी दिया जाएगा पूरे। आप स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ गया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय जो योजना है स्टूडेंट, ये आया है 2001 में। हाँ 2001 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेशनल फूड वर्क के 2004 में आया है। प्रधानमंत्री रोजगार 1993 में है। ये हम प्लानिंग में भी कर लेते हैं। स्वर जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है वो 1999 में आया है। बट इनमें ना क्वेश्चन में करने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बहुत सारे एक दो होते हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो आप ना हमेशा ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, साइड में लिख लेना और फिर टिक करना। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो आए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पहले स्टार्टिंग में मैच द फॉलोइंग दिया, अब स्टेटमेंट वाइज दिया है इन्होंने। क्वेश्चन का पैटर्न भी देखोगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्होंने हर एक यूनिट, मतलब कि इकोनॉमिक्स में जितने 10 यूनिट है सबसे क्वेश्चंस पूछे हैं। किसी भी यूनिट से नहीं है कि नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन का लेवल देखे तो हाई ही है स्टूडेंट। मैं यहाँ पर अगर बताऊं तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर आने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। देखो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। If there exists a local optimum for profit maximization, competition from the production function at that point has a concave from below। तो ये ना आपको ना, जब हम फर्स्ट डेरिवेशन और सेकंड डेरिवेशन आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, तो एक कन्वेक्स देखते हैं, एक कनकेव देखते हैं। कनकेव में क्या होता है स्टूडेंट, जब कनकेव शेप होता है, लेट सपोज ये हमारा कनकेव शेप है, तो जब हम फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं तो ग्रेटर देन जीरो होता है, और जब हम सेकेंड डेरिवेशन करते हैं तो लेस देन जीरो होता है। और जब लेस देन जीरो होता है, जब हमारा सेकेंड डेरिवेशन लेस देन जीरो आता है, तो हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। और ये जो इक्वेशन ग्रेटर देन और लेस देन जीरो होता है, तो वो कर्व जो बनता है वो कनकेव कर्व बनता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसी का कंडीशन होता है कन्वेक्स कर्व भी होता है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस टेकिंग अ फर्म विल नॉट बी फाउंड वेयर रिटर्न टू स्केल आर इंक्रीजिंग, है ना। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो फर्म नहीं फाउंड करता है जब रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग होते हैं। मतलब कि यहाँ पर कॉस्ट जब इंक्रीजिंग होने लगता है तो वो प्रॉफिट नहीं फाउंड करता है। तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, वो स्टेटमेंट आर करेक्ट है, क्योंकि सेकेंड स्टेट में जब आता है तो कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है। ओके, नॉट ऑपरेट करेगा वो, क्योंकि कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा गया था। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है। ये गलत है स्टूडेंट। पर्सनल इनकम जो होता है वो माइनस कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस कॉर्पोरेट सेविंग होता है, तो ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही, दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है। तो सी आंसर हो जाएगा, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजाइब या ओजिब हेल्प टू कंपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, हिस्टोग्राम होता है, ओजिब होता है, तो ये मीडियम में हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
इट हेल्प टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन को अगर हम एक डेटा सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो मीडियन 4 इक्वल पार्ट कोटाइल, डेसाइल, 10 इक्वल पार्ट, परसेंटाइल, 100 इक्वल पार्ट। तो बिल्कुल ही ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉप्ड क्लास प्रोडक्शन फंक्शन ये होमोजीनियस फंक्शन होता है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जब डिग्री 1 होता है स्टूडेंट। अब इसको मैं ड्राइव करके आपको थोड़ा सा बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको नोट कर लेना। कॉप्ड क्लास प्रोडक्शन फंक्शन किस प्रकार का होता है, तो क्वांटिटी क्या होगा, फंक्शन होगा ए एल का अल्फा, एल का अल्फा और के का अल्फा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये होगा। अगर हम लेमडास इसको कैसे ड्राइव, वैसे तो हमें पता है कॉप्ड-क्लास प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजेनिटी को प्रूव करता है, लेकिन ये कैसे करता है ये मैं आपको डेरिवेशन से बता रही हूँ। तो लेट्स सपोज ये हमारा जो है वो कॉप्ड-क्लास प्रोडक्शन फंक्शन है, तो हम इंक्रीज करेंगे, हम लेबर और कैपिटल लेट इंक्रीज लेबर एंड कैपिटल विथ लेमडा। किसी से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेसिकली लेमडा से किया जाता है। अब क्यू स्टार, नया इक्वेशन है तो क्यू स्टार करोगे, आपका ए जो होगा एल लेमडा से इंक्रीज कर देंगे, और हमारा जो लेमडा होगा वो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये है ये अल्फा और 1 माइनस अल्फा क्या बताता है कि कैपिटल का रिटर्न या कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है प्रोडक्शन में, और कैपिटल या लेबर का कितना है प्रोडक्शन, इसको रिटर्न टू फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब इसको सॉल्व करो, ए क्या होता है अल्फा का लैम्डा का अल्फा, कैपिटल का अल्फा, ओके। फिर है 1 माइनस अल्फा, के जो होगा 1 माइनस अल्फा। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, क्वांटिटी स्टार, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, ए जो हो जाएगा, अगर हम अल्फा को कॉमन ले ले तो अल्फा जो हो जाएगा प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एल का अल्फा और कैपिटल का 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ए एल का अल्फा के 1 माइनस अल्फा, तो ये यही इक्वेशन है। तो मैं इसकी जगह पर क्यू लिख सकती हूँ, तो क्यू स्टार इज इक्वल टू लेमडा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा क्यू, है ना, क्योंकि ए एल का अल्फा के 1 माइनस जो अल्फा है, तो ये क्या है, ये आपका क्यू का फंक्शन है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्यू लिख दिया है। अब ये और ये कट गया स्टूडेंट, तो क्या आ गया 1, तो 1 अगर डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियटी। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। तो यस, कॉप्ड-क्लास प्रोडक्शन फंक्शन को हमने प्रूव करके बता दिया कि अगर आप लेमडा से कैपिटल और लेबर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो डिग्री होती है 1 होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यस ये प्रूव हो गया है, मैंने आपको बता भी दिया है। आपको अगर इक्वेशन नहीं समझ आया तो क्लास में इसको और अच्छे समझाएगा, इसके बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, पहले कॉप्ड क्लास होता क्या है, फिर आपको ये इक्वेशन समझ आएंगे। इक्वेशन तो क्वेश्चन में नहीं आते हैं, फिर भी क्योंकि ये सेट है, नेट है स्टूडेंट, आपको बहुत इन डेप्थ में स्टडी करनी होगी, आपको इक्वेशन भी पता होना चाहिए सबके। ठीक है, कॉप्ड प्रोडक्शन फंक्शन सेटिस्फाई करता है यूलर थ्योरम्स, बिल्कुल करता है स्टूडेंट। जिस प्रकार से कॉप्ड प्रोडक्शन फंक्शन लिखा जाता है उसी प्रकार से यूलर थ्योरम भी लिखा जाता है, उसके फंक्शंस भी सेम होते हैं। इसमें भी यही बताता है कि लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है प्रोडक्शन में, आउटपुट में। ठीक है, तो ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अ चेंज इन इनकम टर्म ऑफ ट्रेड इज इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो आप बहुत सारे टर्म ऑफ ट्रेड करते हो, यहाँ पर इनकम टर्म ऑफ ट्रेड बताया है। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड क्या होगा, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड इसका होगा टीसी इंटू क्यू एक्स। जो आपका टीसी होता है वो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट होता है, और क्वांटिटी एक्स होता है।
तो इनकम है, और इनकम जो बता रहा है कैपेसिटी टू इंपोर्ट बता रहा है, दैट इज वेलफेयर इंडिकेटर, तो बिल्कुल सही जवाब है। इनकम टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, क्वांटिटी क्यू एक्स बता रहा है ना स्टूडेंट, पी क्यू एक्स, पी एक्स अपॉन पी एम, ठीक है, तो बिल्कुल ही क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट बाउंड बाय द एक्सपोर्टर ये बताता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट देखो, according to Ricardo Pigou thesis, the burden of public debt on future generation, the bond holder of present generation become exaggerate and accumulate less capital for their coming generation। अब देखो बहुत सारी ना डेट की वजह से, डेट की ना रिगार्डिंग थ्योरी दिया है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पब्लिक डेट। पब्लिक डेट से क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए पब्लिक डेट क्या होता है, और उसके रिगार्डिंग जैसे बुचानंद है या फिर रिकार्डो पिगू थीसिस हैं स्टूडेंट, इन लोगों ने बोला है कि हम आज सरकार को पैसा दे रहे हैं तो कल को इसका इफेक्ट फ्यूचर जनरेशन पर क्या होगा, इन लोगों ने अपनी अपनी व्यू पॉइंट्स दिया है स्टूडेंट। तो यहीं पर रिकार्डो पिगू बोलते हैं कि अगर बॉन्ड होल्डर क्या है कि सरकार को किसी पर्सन, ए पर्सन ने गवर्नमेंट को पैसा दिया है ना, गवर्नमेंट को पैसा दिया मीन्स बॉन्ड खरीदा, और बॉन्ड करके उसके पास बॉन्ड होल्डर है। अब बॉन्ड्स पर वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, मतलब अपनी सारी सेविंग्स क्या कर रहा है, वो सरकार को दे रहा है और उससे इंटरेस्ट कमा रहा है, इंजॉय कर रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और जिसका असर फ्यूचर जनरेशन पर होगा, तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई बॉन्ड होल्डर है वो अपनी प्रेजेंट इंजॉयमेंट कर रहा है तो फ्यूचर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो फ्यूचर जनरेशन पर ये चीज इफेक्ट पड़ेगी, तो बिल्कुल सही है। तो डेट लेना, पब्लिक डेट लेना कुछ हद तक सही है, ज्यादा हद तक इन लोगों ने थ्योरीज दी हैं कि आपको फ्यूचर जनरेशन पर ये इफेक्ट होगा, ठीक है, ये है। तो पब्लिक डेट क्रिएट ओनली फाइनेंशियल, नो, फाइनेंशियल के साथ साथ रियल बर्डन भी होता है, क्योंकि हम पार्ट कर रहे हैं अपने मनी को, है ना। जैसे कि मान लो कि मैं सरकार के कोई भी जो स्कीम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, है ना, सोशल स्कीम्स पर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो मैं अपनी जो आज मैं इंजॉयमेंट कर सकती थी वो नहीं कर रही हूँ, वो सेक्रीफाइस करके मैं सरकार की बॉन्ड्स खरीद रही हूँ, तो वो क्या है, रियल के साथ साथ मैं फाइनेंशियल पार्ट कर रही हूँ, खुद से दूर कर रही हूँ फाइनेंस, लेकिन मैं जो इंजॉयमेंट कर सकती थी वो भी तो नहीं किया ना। तो यस, रियल के साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन दोनों होता है स्टूडेंट, तो ओनली फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, रियल बर्डन भी होता है। तो यस, बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, ये है। फिर है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, एज इनकम इंक्रीज टैक्स रेट इंक्रीज, इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस बताता है, यस, एडिशनल अगर किसी ने टैक्स पे किया तो एडिशनल कितना उसको सेक्रीफाइस हुआ है, ये प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स बताता है। बोलते हैं हायर इनकम लोअर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द टैक्स पेयर, जितना ज्यादा इनकम होता है तो वो सेक्रीफाइस कम कम करना चाहता है ना स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही है। अब इसको ना आप उससे भी कंपेयर कर सकते थे कि जो हायर इनकम वाले होते हैं उनकी जो एपीसी होती हैं वो कम होती हैं, लोअर इनकम की एपीसी एमपीसी ज़्यादा होती हैं, तो उससे भी आप डिनोट कर सकते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं, करेक्ट है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ऑल हिस्टोरिकल, ये ना कार्ल मार्क्स की थ्योरी से है। कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे कि कार्ल मार्क्स बोलते थे कि जो लेबर के दुख का कारण है वो कैपिटलिस्ट है, लेकिन वो ये बोलते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, हिस्टोरिकली चेंज होगा, जहां पर जो आज लेबर है वो ऑनर बनेगा और जो कैपिटलिस्ट है वो लेबर बनेगा, है ना। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इनका ये वर्डिंग था, जैसे कि इन्होंने बुक लिखी थी अपने ही सारे बुक्स में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो इन्होंने बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब कि अगर आज कोई डोमिनेट कर रहा है तो कल डोमिनेट होगा, ये बोला यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो ऑल हिस्टोरिकल इवेंट रिजल्ट कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक स्ट्रगल, यस, आज अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है ना तो एक दिन उसकी जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगी और
वो क्लास और ग्रुप इन सोसाइटी, मतलब कि डिवाइड चेंज हो जाएगा, इन्होंने बोला था स्टूडेंट। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। और ये जो स्ट्रगल हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, तो ये बिल्कुल ही इनकी थ्योरी में थी। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। फिर ये देखो, मार्केट फेलियर इज द सिचुएशन वेयर मार्केट आर क्रैश ड्यू टू रिसेशन। नो स्टूडेंट, मार्केट फेलियर क्यों होता है? जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, रिसेशन की वजह से नहीं होगा तो गलत है। इंडिया हैज नॉट फेस मार्केट फेलियर, ऐसा नहीं है इंडिया ने फेस किया है, तो ऐसा नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पॉवर्टी जो गरीबी हाईलाइट करती है एसेट, इनकम, कंजम्पशन और दोज एट द बॉटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो गरीबी है उनके पास ना इनकम है, वेल्थ है, एसेट्स हैं, और वो बिल्कुल बॉटम, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल सही है। इनइक्वालिटी हाईलाइट करती है डिग्री ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब इनइक्वालिटी, डिस्पर्स, डिस्पर्सन मीन्स स्टैटिस्टिक्स मीन्स लॉरेंस कर्व, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी से है कितना डिस्पर्स है एसेट, इनकम और कंजम्पशन। तो कितना डिस्पर्स है, कितनी इनइक्वालिटी है, कितना अंतर है। तो बिल्कुल बोथ स्टेटमेंट जो है वो सही है स्टूडेंट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये है। नेक्स्ट देखो, मॉरल हैजार्ड। अब एक होता है एडवर्स सिलेक्शन, एक होता है मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड जो होता है स्टूडेंट, वो आफ्टर डील होता है। जब डील कर लेते हो तो आपकी मोरालिटी कम हो जाती है, ये है। एडवर्स सिलेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ डील, और ये जो होगा आपको इंश्योरेंस मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मॉरल हैजार्ड जो होगा वो जॉब श्रिंकिंग हो जाएगी। यस स्टूडेंट, मतलब कि अगर आपने किसी को जॉब दिया और अगर आपने लुक आफ्टर नहीं किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब जॉब देने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो यस वो लुक आफ्टर नहीं करते। बेसिकली मॉरल हैजार्ड क्या होता है कि पहले अगर कोई पर्सन बाइक का बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था, तो जब उसने बाई कर लिया इंश्योरेंस, तो अपने बाइक और कार को देखभाल नहीं कर रहा है, तो आफ्टर डील उसकी जो एक्शन था या जो काम, वो उसकी जो मोरालिटी थी वो बदल गई। उसको ये लगता है कि अब तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ही बियर करेंगे इसको, तो उसको मॉरल हैजार्ड बोलते हैं। मॉरल हैजार्ड प्रॉब्लम इज अनकॉमन, यस कॉमन है इंश्योरेंस मार्केट में बहुत। ये एग्जाम्पल ही है मॉरल हैजार्ड एडवर्स सिलेक्शन, जो कि असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन का पार्ट है, तो ये बिल्कुल गलत है। एडवर्स सिलेक्शन क्रिएट हिडन एक्शन नहीं होगा स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये आपका फर्स्ट और फोर्थ आंसर जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, सब इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, अ रिस्क अवर्जर इफेक्ट। रिस्क अवर्जर कौन होता है? जो रिस्क नहीं लेना सकता है। जो रिस्क टेकर क्या होता है? जो रिस्क लेता है। तो रिस्क अवर्स पर्सन रिजेक्ट ऑल एक्चुअलिटी फेयर गेम्स। हाँ, वो रिजेक्ट कर लेता है, उसको रिस्क लेना ही नहीं है। उसको ये नहीं है कि मैं कुछ फायदे के लिए मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर जाऊँ, तो उसको रिस्क अवर्स होता है। द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस स्टूडेंट, वो ये नहीं चाहता है कि मैं, जो मेरे पास वेल्थ है, कुछ वेल्थ के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी वेल्थ है वो भी मैं गवा दूं। तो रिस्क अवर्जन जो होते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और इसकी जो अपने पास मनी रखने की जो यूटिलिटी होती है वो इंक्रीजिंग होती है। सही बात है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है स्टूडेंट। रिस्क अवर्स पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते हैं फेयर गेम, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखो 4 स्टेटमेंट है, मतलब इसमें आपके काफी कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बॉन्ड। ये बिल्कुल सही है, इनवर्स रिलेशन होता है, ये आप केन्जियन की थ्योरीज में करते हो। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? ये केन्जियन ने ये दिया था लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होता है, वो मिनिमम, मतलब कि बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर लोग जो हैं वो स्पेकुलेटिव
स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी जो होता है वो ज़्यादा करते हैं और वहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता है, बिल्कुल मिनिमम। लोग जो हैं अपने पास पैसा रखने की कोशिश करते हैं, ना कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो मिनिमम मतलब कि इतना इंटरेस्ट रेट मार्केट में लो हो गया कि लोग प्रेफर ही नहीं करते हैं कि वो बॉन्ड को खरीदे। तो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन होता है जहाँ पर बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिल्कुल ही, और उस दौरान जो मार्केट होता है वो बियरर होता है। बियरर मतलब कि प्राइस कम और बुल जो है वो प्राइस ज्यादा होता है। तो बिल्कुल ही आंसर क्या हो जाएंगे, वो 1 और 3। बियर बुल नहीं होंगे, बियर मार्केट होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मींस आर स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि y मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ये भी आपका इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है। तो जो हमारा x मीन्स x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंजेस हो रहे हैं वो बताता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये एक्सप्लेन करता है प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल सही है। और कैन बी यूज टू ड्राइव द एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ y विच इज एक्सप्लेन बाय द रैंडम फैक्टर। हाँ बिल्कुल ही है। देखो ये आपको बता रहा है कि मतलब कि या तो y को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, x एक्सप्लेन कर रहा है, और जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है दैट इज रैंडम वेरिएबल, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एरर है उसमें। ठीक है, रैंडम फैक्टर मतलब होगा एरर टर्म्स होंगे यहाँ पर। शो द डायरेक्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, नो ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी नहीं बताता है। तो यस, या तो एक्सप्लेन कर रहा है या तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेट सपोज आपका ना आर स्क्वायर 80% आता है, इट मीन्स कि कितना चेंजेस हो रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में वो 80% बता रहा है। तो कितना नहीं बता रहा है, 20%। तो 100 में से इसकी वैल्यू आती है और उससे हम ड्राइव करते हैं तो क्या है, तो फर्स्ट और ट्रू जो है सही है स्टूडेंट। पोर्शन ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन करता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, हाउ मच टोटल वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन बाय x। y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, कितना एक्सप्लेन कर रहा है x। ओके ये है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने लिखा है आर स्क्वायर टेल अस द पोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ y एक्सप्लेन बाय x। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिकर्सिव सिस्टम। अब मैं रिकर्सिव, आपको अगर नहीं पता है इकोनोमेट्रिक्स तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, लेकिन आपको बहुत बेसिक से पता होना चाहिए। ये तो बहुत मतलब कि थर्ड फोर्थ चैप्टर में जाके आता है। ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी के बाद आता है यहाँ पर रिकर्सिव मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बताऊँ इक्वेशन रिकर्सिव सिस्टम का या रिकर्सिव का मॉडल जो होता है वो ऐसा होता है। ये y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, i जो होता है वो टाइम इंटरवल बताता है, x1 ओके x2 और n तक जाएगा और ui। नॉर्मली ना स्टूडेंट जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका इस साइड होता है और आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो राइट हैंड साइड होता है। लेकिन जब रिकर्सिव सिस्टम होता है उस दौरान जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो किसके साथ आ जाएगा, वो आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, ये आ जाता है। मीन्स सिंपल अगर आप लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिकली जो हमारा डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है राइट हैंड साइड होता है, और है ना राइट लेफ्ट हैंड साइड होगा स्टूडेंट, है लेफ्ट हैंड साइड होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा राइट हैंड साइड होगा। लेकिन रिकर्सिव मॉडल में क्या होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इस साइड आ जाता है
और इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होती है तो रिकर्सिव मॉडल में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हर इक्वेशन में आप OLS को अप्लाई कर दो। OLS को अप्लाई कर दो जहां पर इन्होंने बोला है रिकर्सिव सिस्टम पैरामीटर कैन बी वैलिड। अगर आपको रिकर्सिव सिस्टम को वैलिड करना है तो आपको सेपरेट OLS लगाना होगा। यहाँ कैन नॉट लिखा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर रिकर्सिव मॉडल है आपके पास, मतलब ऐसी इक्वेशन है, तो आपको हर एक मॉडल में OLS लगाना होता है। ओके, ये होता है। इन दिस सिस्टम द डिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विद एरर टर्म। देखो, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट एरर UI जो होता है वो एरर टर्म्स होती हैं, तो बिल्कुल ये सही है। और यहाँ पर 2 SLS होता है, 3 SLS होता है। तो 2 SLS क्या बताता है, ये ना ब्लू प्रॉपर्टी, ये ब्लू प्रॉपर्टी आपको ना नहीं बताता है। यहाँ अनबायस होता है, ओके, लीनियर होता है, अनबायस होता है, लेकिन ये इनएफिशिएंट होता है, एफिशिएंट नहीं होता है। और ब्लू कब होगा, जब लीनियर भी होना चाहिए, अनबायस भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। ये सब आपको आना चाहिए स्टूडेंट, तभी आपको ये समझ आएगी ये क्वेश्चन, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या है। जिन्होंने इकोनॉमेटिक्स नहीं पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी है उसको उनको पता होगा ये सारी चीजें ना, ये है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है। In this system, the independent variable may be correlated with error term in the equation in being appear independent variable. Actually, जब ऐसा कुछ होता है, जब हमारा इंडिपेंडेंट मतलब xi हमारा एरर टर्म से रिलेटेड होता है, तो कोई और प्रॉब्लम होती है, वो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका 2 और 3 स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है ना। इसको इकोनॉमेटिक्स से है, यहाँ पर 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। अब ये जो है बहुत सारे मैंने देखा आंसर की में, 1-2 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे आंसर। अब ये क्वेश्चन का भी जो आंसर है स्टूडेंट मुझे गलत लगा। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए। प्लीज मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। जितना भी हो सके मैंने आपको समझाया, लेकिन इसको आपको बहुत पहले आपको बेसिक समझ आना चाहिए, फिर ही आप ये सारे क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इनमें, आपको बहुत बेसिक से एडवांस की तरफ जाना होगा, तभी आप सेट करोगे। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो, आपको बहुत सारे कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे आपको, राइट। ये है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोर्स बाय करना है तो 27 से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप बाय कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।